जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है किनशिप कास्ट इन क्लास। यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इस चैनल पे इस चैप्टर से संबंधित ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन दोनों पार्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इनके कौन कौन से दोष है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ राजपद और वर्ण के बारे में जानेंगे और अंतिम हम लोग चंडाल के बारे में जानेंगे। तो ये बारी बारी से तीनों टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। प्राचीन काल में लोगों को सामाजिक रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। यह विभाजन लोगों के कार्यों और गुणों के अनुसार किया गया था। इसी विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को जिन 4 वर्णों में बांटा गया था उन 4 वर्णों के लिए पूर्व निर्धारित कार्य भी बताए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन करना, इनकी शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना तथा दान देना और लेना। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना तथा दान देना। ठीक इसी प्रकार हम वैश्य की बात करें तो वैश्य का कार्य आर्थिक उत्पादन संबंधित कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन, शिल्प व व्यापार। शूद्र का जो एकमात्र कार्य बताया गया है प्रथम 3 वर्णों की सेवा करना, अर्थात इन तीनों वर्णों की सेवा संबंधित कार्य करने वाले को शूद्र कह के संबोधित किया जाता था। प्रारंभ में तो व्यवसायों एवं गुण कर्मों के आधार पर ही वर्ण निर्धारण होता था, परंतु आगे चलकर विभिन्न वर्णों के व्यवसाय भी आनुवांशिक रूप से निश्चित हो गए थे। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जिस वक्त इस वर्ण व्यवस्था को समाज में लागू किया जा रहा था उस वक्त कोई भी वर्ण बड़ा या कोई भी वर्ण छोटा नहीं था। समाज का कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों और गुणों के आधार पर समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाने योग्य बन सकता था। मिसाल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता था, शिक्षा लेता था या शिक्षा देता था, यज्ञ करता था या करवाता था या दान दक्षिणा देता था, तो ऐसे लोगों को समाज में ब्राह्मण कह के संबोधित किया जाता था। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता था, लोगों की रक्षा करता था, न्याय करता था यानी न्याय करने वाला कोई कार्य करता था, धार्मिक अनुष्ठान करवाता था, दान देता था, तो इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को क्षत्रिय कह के संबोधित किया जाता था। ठीक इसी प्रकार अगर हम वैश्य की बात करें तो समाज का कोई भी व्यक्ति यदि आर्थिक उत्पादन संबंधित कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन, शिल्प व व्यापार जैसे कार्य करता था तो ऐसे लोगों को उस समय वैश्य कह के संबोधित किया जाता था। अगर हम शूद्रों की बात करें तो उस दौर में जो लोग इन सभी वर्णों के सेवा संबंधित कार्य करते थे तो वैसे लोगों को शूद्र कह के संबोधित किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि उस दौर में जिस वक्त इसको लागू किया जा रहा था उस वक्त किसी भी वर्ण को बड़ा या किसी वर्ण को छोटा नहीं कहा जाता था, यानी हर वर्ण अपने कार्य और गुण के स्थान पर श्रेष्ठ था। ठीक है, उस दौर में जितना मान सम्मान ब्राह्मणों को मिलता था उतना ही मान सम्मान शूद्रों को मिलता था, क्योंकि उस वक्त कार्यों और गुणों के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था। उस वक्त किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, यानी समाज का कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और गुणों के आधार पर ब्राह्मण भी कहला सकता था, क्षत्रिय भी कहला सकता था, वैश्य कहला सकता था और शूद्र भी कहला सकता था। यानी समाज का जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसको उस नाम से संबोधित किया जाता था। इसमें कोई भी वर्ण बड़ा या कोई भी वर्ण छोटा नहीं था। उस दौर में किसी भी वर्ण को श्रेष्ठ या किसी भी वर्ण को नीच नहीं समझा जाता था। कौन वर्ण बड़ा है, कौन वर्ण छोटा है, कौन सा वर्ण आदरणीय है और कौन सा वर्ण निंदनीय है, यह सोच तो बाद में विकसित हुई, लेकिन पहले इस तरह के कोई भी सोच नहीं था। इस वर्ण व्यवस्था को समाज में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस बात पर जोर दिया जाता था कि जिस वर्ण के जो कार्य निर्धारित है यदि वे वर्ण अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं तो उसे दूसरे जन्म में मनुष्य का ही रूप मिलेगा। इसके साथ ही इस बात पे भी जोर दिया जाता था कि यदि किसी वर्ण का व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों को छोड़कर दूसरे वर्ण के कार्यों को करता है तो ऐसा व्यक्ति इस वर्ण व्यवस्था के बाहर माना जाएगा और उसे अछूत माना जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है
कि ब्राह्मणों के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वे कार्य वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो सोच है ये बाद में डेवलप हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहलाने के योग्य होता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो वर्ण व्यवस्था है जो कार्य और गुणों के आधार पर था ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित हो गई, यानी जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी किसी शूद्र के घर में जन्मा व्यक्ति शूद्र ही कहलाएगा, भले उसके कार्य और गुण ब्राह्मणों जैसे ही क्यों न हो। आइए इस वर्ण व्यवस्था को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आज के दौर में यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य और गुणों के आधार पर डॉक्टर की उपाधि धारण करता है, आज के दौर में यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य और गुणों के आधार पर MBBS की तैयारी करता है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आज के दौर में यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य और गुणों के आधार पे बीटेक की डिग्री हासिल करता है, यानी पढ़ाई करके बीटेक की डिग्री हासिल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंजीनियर कह के संबोधित करेंगे। और इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को उस दौर में ब्राह्मण कह के संबोधित किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि आज के दौर का जो डॉक्टर है वो उस दौर का ब्राह्मण कहलाता था। यानी यह कहने का मतलब यह है कि उस दौर में लोगों के कार्य और गुणों के आधार पर ब्राह्मण कह के संबोधित किया जाता था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दौर में जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यानी शिक्षक जो लोग हैं, जो लोग भिक्षुक हैं, जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों को आज के दौर में ब्राह्मण कहा जाना चाहिए क्योंकि वो उनके कार्य और गुण ब्राह्मण जैसे हैं। ठीक उसी प्रकार आज के जो शासक है, जो योद्धा है, जो सैनिक है, जो प्रशासक है, वो आज के दौर के हिसाब से क्षत्रिय हैं। अगर वैश्य की बात करें तो आज के दौर में जो लोग कृषि का कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, रोजगार करते हैं, वैसे लोगों को वैश्य कहा जाता है। और जो लोग सेवा प्रदाता यानी लोगों को सेवा देते हैं, मिसाल के तौर पर यदि कोई कर्मचारी है और कोई मशीन चलाता है, या कोई घर बनाने वाला व्यक्ति किसी का घर बनाता है, या कोई पशुपालक है, या कोई चर्मकार है जो जूता चप्पल बनाता है, तो इसका जो कार्य है उस कार्य से क्या होता है, से बाकी जितने भी वर्ण होते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं, उपरोक्त जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कार्य करने वालों को उस दौर में शूद्र कहा जाता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में, यानी जिस वक्त इस वर्ण व्यवस्था को लागू किया जा रहा था, तो उस दौरान किसी भी वर्ण को बड़ा या छोटा नहीं माना जाता था, यानी किसी भी वर्ण में भेदभाव नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उभर रहा होगा कि इस वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या उद्भव के जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि समाज को चलाने के लिए जब भी कोई आचार संहिता या नियम कानून बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उसका एक सामाजिक आधार तलाशा जाता है और उस सामाजिक आधार की बुनियाद पर ही समाज में किसी भी व्यवस्था को लागू किया जाता है। अर्थात आप एकदम से कोई भी नियम कानून बनाकर समाज पर थोप नहीं सकते हैं, आपको उसका कोई भी वैज्ञानिक, सामाजिक या धार्मिक आधार बताना पड़ेगा, तभी जाकर समाज उसको मानेगी और उसका पालन करेगी। चलिए अब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुआ। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में समाज व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार और श्रमिक। यानी कहने का मतलब ये है कि समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने की जो प्रथम प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शुरू हुई थी। लेकिन उस समय में जो समाज को बांटा गया था वो व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। अर्थात समाज का कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करता था तो उसे पुरोहित कहा जाता था। जो लोग सामान की खरीद बिक्री करते थे, लेन देन करते थे, उन्हें व्यापारी कहा जाता था। जो लोग किसी पद पे आसीन होते थे, जो लोग न्याय करते थे, जो समाज को चलाने में अहम भूमिका निभाते थे, उनको अधिकारी कहा जाता था। जो लोग मूर्ति बनाते थे या किसी प्रकार के कलाकारी का काम करते थे उनको शिल्पकार कहा जाता था। और जो लोग मजदूरी करते थे उनको श्रमिक कह के संबोधित किया जाता था। तो समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने का जो प्रथम प्रक्रिया जो देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इनके आगमन के पश्चात भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। यानी बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो उनके आगमन के पश्चात ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। इतिहासकार रामकृष्ण शर्मा के अनुसार वैदिक काल में जाति व्यवस्था का कोई वजूद नहीं था। वैदिक काल में सामाजिक बंटवारा जन्म आधारित न होकर गुण और कर्म आधारित है। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि वैदिक काल के दौरान जो समाज को जो 4 वर्णों में बांटा गया था, उस वक्त जो समाज को बांटने का जो आधार था वो कार्य और गुण था। ठीक है, लेकिन बाद में जाके
ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था में बदल गई, लेकिन वैदिक काल तक ये वर्ण व्यवस्था ही थी। वैदिक काल के बाद ये जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इस वर्ण व्यवस्था की कुछ तथाकथित विशेषताएं बतलाई गई है, आइए उसे भी देख लेते हैं। जो सबसे पहली विशेषता बतलाई गई है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज का जो विभाजन हुआ है वो समाज के लोगों के गुणों और कर्मों के आधार पर हुआ है, ना कि उसके जन्म के आधार पर। दूसरा, वर्ण व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया था ताकि सभी वर्ण के व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने वर्ण धर्म का पालन करें। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया था कि जिस वर्ण के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है, यदि उस वर्ण का व्यक्ति उसी कार्य को निष्ठापूर्वक करता है तो उसे इस वर्तमान जीवन में तो प्रतिष्ठा मिलती ही है, आने वाले जीवन में भी उससे इसका फल मिलता है। अगला जो इस वर्ण व्यवस्था की विशेषता बतलाई गई है वो है अनुलोम विवाह की अनुमति। अर्थात इस विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह कर सकता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है महाभारत में, जिसमें भीम का विवाह हिडिंबा के साथ होती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो भीम है वो क्षत्रिय कुल से है और हिडिंबा जो है वो राक्षसी कुल की है। यानी एक जो व्यक्ति है वो उच्च कुल का है और हिडिंबा जो है वो निम्न कुल की महिला है। ठीक है, तो इस तरह का भी उदाहरण देखने को मिलता है और इस तरह का विवाह करने की अनुमति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दी गई थी। चौथा है व्यवसाय का पूर्व निर्धारण। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए पहले से निर्धारित कार्य बतला दिए गए थे, जैसे कि ब्राह्मण के लिए पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना लेना, यज्ञ कराना, लोगों को पढ़ाना, यह कार्य ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किए गए थे। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, अनुष्ठान करवाना, इस तरह के कार्य क्षत्रियों के लिए। वैश्यों के लिए आर्थिक उत्पादन संबंधित कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन इत्यादि उनके लिए निर्धारित किए गए थे। और शूद्रों के लिए सेवा संबंधित कार्य, यानी किसी भी प्रकार के सेवा संबंधित जो कार्य होते हैं उसको निर्धारित किए गए। और ऐसा यह सोचकर किया गया था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही वर्ण से संबंधित कार्य को करता है तो समाज में किसी भी तरह का द्वेषता, किसी भी तरह का मतभेद और किसी भी तरह का बिगाड़ पैदा नहीं होगा। अगला जो इस व्यवस्था का विशेषता बतलाया गया है वो है आध्यात्मिकता। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति को कर्म फल, पुनर्जन्म तथा मोक्ष आदि के आध्यात्मिक सत्यों में विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इन तथाकथित विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था में आने वाले समय में कौन कौन सी बिगाड़ पैदा हो गए और उसकी वजह से ये जो वर्ण व्यवस्था है एक जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और वो जो जाति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाज के विकास में एक बाधक का रूप बन गया। आइए इस जाति व्यवस्था के कुछ दोषों को देखते हैं जो इसे एक घृणित सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करती है। इस व्यवस्था का जो प्रथम जो दोष देखने को मिलता है वो है जन्मगत विशेषताओं पर आधारित। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के लोगों को उसके कार्य एवं गुण के आधार पर नहीं बल्कि उसके जन्मगत विशेषताओं के आधार पर बांटा जाने लगा। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को उसके जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण, जन्म से ही क्षत्रिय, जन्म से ही वैश्य और जन्म से शूद्र कहलाता था। और इससे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और गुण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाता था। लेकिन जैसे ही यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तो अब क्या हो गया से कोई भी व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण कहलाने लगा, भले ही उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे न हो। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही शूद्र कहलाने लगा, भले ही उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे ही क्यों न हो। तो यहाँ पर एक दोष देखने को मिलता है इस जाति व्यवस्था का। इस व्यवस्था का जो दूसरा दोष देखने को मिलता है वह है संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण चाहे कितना भी व्यभिचारी क्यों न हो, अर्थात ब्राह्मण के कर्म कितने ही नीच क्यों न हो, पूजा जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दुनिया का देवता होता है। लेकिन नीची जाति का पढ़ा लिखा शूद्र पूजने योग्य नहीं माना जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी नीची जाति का लोग यदि अपने कर्म से, अपने गुण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे व्यवहार रखता हो, आचरण रखता हो, फिर भी वो समाज में इज्जत देने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर ये बताया गया है कि नीच कुल में जन्मा व्यक्ति नीच ही कहलाता है, भले उसके कर्म क्यों ना अच्छे हो। तो ये थी इस जाति व्यवस्था का दूसरा दोष। तीसरा जो इस जाति व्यवस्था का दोष देखने को मिलता है वो है मानवीय मूल्यों की अपेक्षा। इस व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों को वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा लेना और देना वर्जित था।
यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब तक वर्ण व्यवस्था थी तो वर्ण व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति धर्मशास्त्र का अध्ययन कर सकता था, पढ़ सकता था, पढ़ा सकता था। लेकिन जैसे ही समय के साथ वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तो शूद्रों से यानी नीची जाति के लोगों से वेदों को पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। यह कार्य केवल बाकी के 3 वर्णों के लिए ही वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को है। यही इस वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीची जाति के लोगों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। इसका मतलब यह है कि इस व्यवस्था ने मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की है। एकाधिकार की सामाजिक नीति अर्थात आरंभ में शक्ति संपन्न व्यक्तियों ने सबसे अधिक अधिकार स्वयं ही प्राप्त कर लिए और बाद में किसी भी दूसरे समूह पर उच्च स्थिति में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जो सामाजिक प्रगति में अत्यंत बाधक सिद्ध हुई। जैसे कि उपरोक्त में हम लोगों ने उदाहरण देखा कि प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था थी तो हर किसी को पढ़ने लिखने और सुखी संपन्न होने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तो जो ऊपरी वर्ण के जो लोग थे यानी जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, उन लोगों ने बहुत सारे अधिकार अपने अंदर रख लिए। यानी पढ़ने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार, ये सारे अधिकार वो लोग अपने पास रख लिए और शूद्रों को केवल ये अधिकार दिया गया कि वे केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, अर्थात सेवा से संबंधित कार्य ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो एक तरह से ये एकाधिकार की सामाजिक नीति देखने को मिलती है और ये जो नीति है ये जाति व्यवस्था का एक अहम दोष माना जाता है। अब बात करते हैं इस व्यवस्था के अगले दोष की। तो जो अगला इस जाति व्यवस्था का जो दोष है वो है शोषण का अधिकार। इस व्यवस्था का जो सबसे खराब जो दोष देखने को मिलता है, इस व्यवस्था का जो सबसे नीच जो दोष देखने को मिलता है वो है शोषण का अधिकार। यानी जाति व्यवस्था ने पूरे समाज को ऊंच नीच जात पात में बांट कर रख दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यक्ति जन्म से ही आदरणीय हो गया और कोई व्यक्ति जन्म से ही निंदनीय हो गया और इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को धर्म का अंग मानकर इसको समाज पे जो थोपने का जो कार्य किया गया ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म को कलुषित करने के बराबर था। जब यह वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ने लगा और समाज के लोग इसका विरोध करने लगे तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों ने इसे दैवी आधार बताकर इसे और भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया। महाभारत जैसे महाकाव्य में इसे गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा के माध्यम से दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ गीता के एक श्लोक का उदाहरण दिया गया जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैंने गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार 4 वर्णों का निर्माण किया, मुझे इसके कर्ता अटूट कर्ता के रूप में जानो। यानी कहने का मतलब ये है कि इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से इस वर्ण व्यवस्था को समाज पे पूर्ण रूप से थोपने का प्रयास किया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया कि जैसे ही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई और लोगों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को एक चिंता सताने लगी कि जो अधिकार उसके पास सुरक्षित थे वो कहीं ना कहीं उनसे छीन न जाए, जो मान सम्मान उनको मिलता आ रहा है कहीं वो उनसे छीन न जाए। इसलिए इस वर्ण व्यवस्था को दैवी आधार बताकर इसको पूर्ण रूप से लोगों पर थोपने का प्रयास किया गया। ब्राह्मणों द्वारा समाज के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यह ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, यह किसी इंसान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है। अतः समाज के हर व्यक्ति को हर हालत में इस वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था के कौन कौन सी विशेषताएं बतलाई गई है और वर्ण व्यवस्था के कौन कौन से दोष है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है राजपद और वर्ण। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन्हें राजा बनने का अधिकार था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत राज्य करने का अधिकार अर्थात राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रिय को ही था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और धर्म सूत्रों में इस बात पे बल दिया गया है कि राजा क्षत्रिय ही होना चाहिए, यानी अन्य किसी वर्ण का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, खासकर शूद्र तो बन ही नहीं सकता है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजा को दूसरे वर्ण का दिखलाया गया है। उदाहरण के तौर पे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को शूद्र बतलाया गया है और उन्हें क्षत्रियों का संहारक भी माना गया है।
और उन्हें द्वितीय परशुराम भी कहकर कहा गया है। तो ये जो पॉइंट है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय परशुराम किसे कहा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, महापद्मनन को द्वितीय परशुराम कहा गया है। शुंगों और कण्वों को ब्राह्मण माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहते थे। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन राजा अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहते थे, तो इसका सही जवाब होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इन सभी उदाहरणों से एक चीज पता चलता है कि भले ही आदर्श रूप में क्षत्रिय को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, परंतु व्यवहारिक तौर पर किसी भी वर्ण का व्यक्ति शक्ति और संसाधन जुटाकर राजा बन सकता है। राज्य पद प्राप्त करने के बाद उन्हें सामान्यतः क्षत्रिय ही माना जाता था। तो यहाँ तक आपको दो चीज समझ में आ गई होगी। एक तो धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जाता था कि राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है, शूद्र को नहीं है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर शूद्र वर्ण से बिलोंग करने वाले राजा हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अछूत और चंडाल। ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज में एक ऐसे वर्ग उत्पन्न हुआ जिसको अछूत कहा गया, यानी इसको छूना वर्जित करार दिया गया। मुर्दा जलाने वाले, मरे हुए पशुओं को छूने वाले या खाल उतारने वाले, फांसी देने वाले जैसे व्यवसाय करने वाले को चंडाल कहा गया। धर्मशास्त्र में चंडाल के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण उनकी दशा शूद्रों से भी अधिक खराब थी। यानी कहने का मतलब है कि धर्मशास्त्र में चंडाल के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए कि इनका जो दशा था वो शूद्रों से भी बेकार हो गया था। मनुस्मृति में चंडाल के बारे में अलिखित कार्य बताए गए, यानी मनुस्मृति में यह बतलाया गया है कि चंडाल को कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो आइए उसी भी देख लेते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चंडाल को गांव और बस्तियों से बाहर रहना चाहिए, यानी चंडाल को गांव और बस्तियों में रहने का अधिकार नहीं था। फेंके हुए बर्तन का व्यवहार करना, अर्थात चंडाल नए बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जो बर्तन अन्य वर्ण के लोग फेंक देते थे, उन्हीं बर्तनों को वे इस्तेमाल कर सकते थे। मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के गहने पहनना, यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि चंडाल को नए वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ जो और भी जो गहने होते सोने चांदी के, वैसे गहने पहनने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। वे केवल लोहे के गहने ही पहन सकते थे। रात्रि में नगर और गांव में नहीं चलना, यानी उनको रात में नगर और गांव में चलना प्रतिबंधित था, उन्हें मना किया गया था, उन्हें वर्जित करार दिया गया था कि वे रात के समय में नगर और गांव में नहीं घूम सकते हैं। लवारिस शव का क्रियाक्रम करना, यदि कोई लवारिस शव मिलता है कहीं पर, इसके कोई माता पिता का पता नहीं चलता है, तो वैसे शव का क्रियाक्रम करने का जिम्मेवारी चंडाल को दिया गया था। अपराधियों को सूली पर लटकाना तथा उन्हें मारना इत्यादि जैसे कार्य चंडाल को दिया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं चंडाल की जो दशा थी वो शूद्रों से भी गैर गुजरी थी। और ये सब इसलिए था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इन सारे मनगढ़ंत बातों को गढ़ा गया था, जिसके कारण समाज आज तक जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को झेलता आ रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही चर्चा करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और यदि आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।